अपने ही मुल्क के पुलिस एहलकारों को मार के मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर कौन से इस्लाम की खिदमत की जा रही है। रहमतुल आलमीन के नाम के ऊपर रब्बुल आलमीन की जो मखलूक है उसको मारा पीटा जा रहा है। सारी सियासी जमातों को इस वाक़े के ऊपर पॉलिटिकल स्कोरिंग के बजाय इसको कंडेम करना चाहिए और इस बात का ओहद करना चाहिए कि आइंदा कभी भी मज़हब के नाम के ऊपर सियासी फ़ायदे हासिल नहीं किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दी शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, साद रिजवी जो कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अमीर हैं, जब ये अमीर बने तभी से ये एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बन चुके थे, जो कि टीएलपी के पुराने सदर हैं पीर अफजल कादरी। उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट को किस तरह तनकीद का निशाना बनाया, इनके हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पर हम एक तफसीली वीडियो कर चुके हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इनको लाहौर से पीर के दिन पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसके बाद से तहरीक-ए-लबैक की जितनी भी कारकुनान हैं पूरे मुल्क में, उन्होंने सड़कें जाम करना शुरू कर दी, एंट्री पॉइंट्स बंद करना शुरू कर दिए और जितने भी शहर हैं उनका ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया उस दिन पीर की शाम। और कल ही जो साद रिजवी के ख़िलाफ़ जिसमें स्टेट जो है वो एप्लीकेंट बनी है, उन्होंने FIR काटी है जिसमें कत्ल की 302 की दफ़ात शामिल हैं और टेररिज्म की दफ़ात शामिल हैं। अब ये केस चलेगा और देखते हैं इसमें आगे क्या भरेगा। अब सवाल ये है कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद हो कि ना याद हो, 16 नवंबर 2020 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया। यह खादिम हुसैन रिजवी का आखिरी एग्रीमेंट था, उसके कुछ दिनों बाद ही वो फोत हो गए। उस एग्रीमेंट में ये तय पाया कि 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के थ्रू फ्रांस का जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, उनको पाकिस्तान से दरबदर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान अपना सफ़ीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगा। और एक और क्लॉज ये थी कि जितनी भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनका हुकूमती लेवल के ऊपर बॉयकॉट किया जाएगा। और चौथी जो क्लॉज थी वो ये थी कि जितने भी तहरीक-ए-लबैक के लोग गिरफ़्तार किए गए उनको रिहा कर दिया जाएगा। चूँकि 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं और अब तक इसमें अमल दरामद नहीं हुआ, तो साद रिजवी ने कुछ दिन कबल ही सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया कि 20 अप्रैल को रमज़ान के अंदर जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके बावजूद इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उन्होंने अपने जो एग्रीमेंट है जो उनसे किया गया था उसकी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उस ऐलान को मद्देनज़र रखते हुए ही उनको गिरफ़्तार किया गया है। और ये जो एग्रीमेंट है, अगर इस पर थोड़ी सी बात कर लें तो एक चीज़ जो समझ से बाहर है, जो कि हुकूमती तौर पे भी गलती की गई कि उस टाइम क्यों एक ऐसा एग्रीमेंट तय किया गया, उनके साथ साइन किए गए अपनी जान बचाने के लिए, जिसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं है। क्या पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात का मुनक़ता जो ताल्लुकात का मुनक़ता है वो अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। दिसंबर में ही जब ये एग्रीमेंट हुआ उसके 1 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ डेब्ट रिस्केजुलिंग एग्रीमेंट एक तय किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांस के जो 170 मिलियन डॉलर्स देने हैं उसके लिए उनसे 6 महीने की मोहलत मांगी गई। उसके अलावा पाकिस्तान हर साल फ्रांस से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट करता है, जिसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी कि वो अद्वियात जो कि इंसान की ज़िंदगी बचाती हैं जब वो क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। अब ये दवाइयाँ ना तो हम किसी और मुल्क से ले सकते हैं और हम ऊपर से उनसे कर्जे भी लेते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर ये मुआहिदा क्यों तय किया गया उनके साथ, क्यों उस टाइम उनको जो है वो सब्ज़ बाग दिखाए गए, और अब जब उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसका आज तीसरा दिन है, इसका करंट स्टेटस ये है कि रिपोर्टेडली 3 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अफजल हैं जिनका जनाजा कल पढ़ाया गया है। उसके अलावा 50 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है और इंजर्ड है, अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है, और 100 से ज़्यादा जो TLP के वर्कर्स हैं वो इस मामले में अरेस्ट कर चुके हैं। बहुत सारे जो मेन एंट्री पॉइंट से मेजर सिटीज़ के वो ब्लॉक थे जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर में चूँकि इन 4 शहरों में ज़्यादा होल्डर TLP का, तो यहाँ पे रेंजर्स डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया गया है ताकि सूरत हाल पे काबू पाया जा सके। क्योंकि अभी भी इन शहरों के जो मेन चौक हैं
वो अभी भी बंद हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, इसकी वजह से एक बड़ा अहम मसला जो है वो दरपेश है, वो ये है कि लाहौर के जो जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, उधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। ट्रैफिक की वजह से वो जो सप्लाई होती है वो रुकी हुई है, जिसकी वजह से जो वहाँ पेशेंट्स हैं वो बड़ा जो है वो सफ़र कर रहे हैं। नाजरीन, 3 दिनों में कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सामने आई हैं जिनके ऊपर तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है और उनको थोड़ा डिकोड करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो सबसे पहली वीडियो है उसका सबसे पहले तज्जिया कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, इसमें ये देखा जा सकता है कि कुछ आर्मी के एहलकार एक जीप के अंदर TLP के प्रोटेस्ट जो कि कहा जा रहा है कि गुजरांवाला में है, इसमें शिरकत करते हैं। और सिर्फ शिरकत नहीं करते बल्कि इसमें अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, इसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरह वो TLP के हक़ में TLP जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। मतलब कि उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं। अब इस तरह के मौक़ों के ऊपर जो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनका न्यूट्रल रवैया होता है हमेशा से। अब ये कहा जा रहा है जी कि वहाँ पे क्योंकि मौका इस तरह का था, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो अपना बचाव करने के लिए नारे लगाए गए। क्या बाकी जितने भी प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर होते हैं वहाँ पे भी यही रवैया इख्तियार किया जाता है? बिल्कुल ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। इस रवैये के ऊपर आर्मी को एक्शन लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है या इनको ये ऑर्डर्स मिले हैं। ये जो दूसरी वीडियो है, ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे TLP का मॉब जो है वो पुलिस वाले को किस तरह मार रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई इस्लाम की वो खिदमत कर रहे हैं। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है जो कि अपने ही मुसलमान भाई को मार के की जा रही है? इसके ऊपर भी आज हमें इनसे जवाब लेना चाहिए। ये एक और वीडियो देखें जिसमें अब TLP के ही लोग जो हैं, इनके मोब है पूरा, जो कि पुलिस वाले को मैन हैंडल कर रहे हैं और उसको यहूदी एजेंट कह रहे हैं। अब ये एक नई रवायत सामने आ गई है कि किसी भी मुसलमान को यहूदी एजेंट कह दो और फिर उसके साथ जो भी सलूक करो तो लोग आपके साथ मिल जाते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। एक ये चौथी वीडियो देखें जिसमें TLP के मोब ने 3 पुलिस वालों को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है और नारे लगा रहे हैं लब्बैक लब्बैक, और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो लब्बैक के नारों के ऊपर हाथ बुलंद करें। ये कौन सा इस्लाम है जिसकी ये तबलीग कर रहे हैं, तरवीज कर रहे हैं, ये जानते हुए कि कुरान पाक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम में, मज़हब में कोई जबर नहीं है। ये आखिरी वीडियो देखें जिसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों पर तशद्दुद नहीं हुआ बल्कि कुछ जगहों के ऊपर पुलिस वालों ने भी TLP जो कि उनके वर्कर्स थे उनके ऊपर गलत तरीके से तशद्दुद किया जो कि नहीं होना चाहिए था, और ये भी कंडेमेबल है। नाज़रीन, गवर्नमेंट को इस सारी सूरत हाल से किस तरह डील करना चाहिए, स्पेशली TLP के साथ किस तरह डील करना चाहिए, इस पर बात करने से पहले थोड़ी सी नज़र दुलाते हैं कि पास्ट में इनके साथ किस तरह का रवैया बढ़ता गया है, किस तरह इनको खुश किया गया है और किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। अगर आपको याद हो तो 2017 में फैज़ाबाद में एक धरना हुआ। अब जितने भी यहाँ पे बाशऊर लोग हैं जो थोड़ी सी भी सियासी जो है शऊर रखते हैं, उनको ये पता है कि वो उस धरने में किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने PML के ख़िलाफ़ इनको सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया, और जब ये धरना हुआ तो इसका सबूत सामने आया जब हज़ार रुपये के नोट इनको बांटे गए। किसके कहने के ऊपर इनको पैसों से वहाँ पे रुखसत किया, जिन्होंने 21 दिन तक जो आपका कैपिटल है उसको यरगमाल बना के रखा और जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। उसके बाद जो सारा रवैया था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, उसके हवाले से फैज़ाबाद धरना का जो वर्डिक्ट है जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा, वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि वहाँ पे जो आर्मी के लोग थे उनका रवैया सियासी था, जो कि उनके अपने हल्फ की वायलेशन है। आर्मी का कोई हक नहीं है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे, और उन्होंने उसमें कहा कि इन अफसरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद 2018 में जब ये अपनी जो उनकी लिमिट्स थी वो क्रॉस कर गए और अपने ही जो इनके माई बाप थे उन्हीं को इन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी। आसिया बीबी के केस में जब पीर अफजल कादरी ने जो है वो बगावत का भी कह दिया छोटे अफसरान को कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, और उनको भी उन्होंने बड़े गलत अल्फाज से उनको जो है मुखातिब किया। चीफ जस्टिस को भी बड़े गलत अल्फाज मुखातिब किया। फिर TLP के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है किया गया। अगर वो ये अमल ना करते शायद तब भी उनके साथ यही अपीजमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रखी जाती। वो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद पीर अफजल कादरी ने माफ़ी मांग ली।
उसके बाद दोबारा धरना हुआ 2020 में, जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया। उसमें भी वही उनकी सारी जो डिमांड्स थी, जो कि गलत भी डिमांड्स, वो भी मान ली गई और अब उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो डिमांड्स थी ही नहीं मानने वाली। और अब जब अमल नहीं किया जा रहा तो दोबारा धरने स्टार्ट हो गए। तो ये सारा थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फैज़ाबाद का जो वर्डिक्ट है उसकी फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जो लोग भी उसमें मुलव्विस थे उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ये जो इम्प्यूनिटी का कल्चर है इसको ख़त्म करना चाहिए। उसके अलावा हम ये समझते हैं गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन दायर करनी चाहिए और तरीके लबैक पाकिस्तान की जो सियासी रुकनीत है एज पॉलिटिकल पार्टी, उसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है जिसका इस मुल्क की सियासत में कोई अमल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो हमारे सियासी जो मेन स्ट्रीम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि जिनके सियासी रवाबित हैं इन एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ में के साथ, जिसमें सिपाही साहबा भी शामिल है, ये फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी वजह से ये समझते हैं कि बड़े एम्पावर हैं, ये कोई भी हेट स्पीच करें, कुछ भी इस मुल्क में करें, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, मज़हब का इस्तेमाल सियासत से बिल्कुल फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। सारी सियासी जमातों को इसके ऊपर जो है कंसेंसस की ज़रूरत है कि कभी भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इस्लाम नहीं की जाएगी अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, क्योंकि ये सारा जो एक्सट्रीमिज़म का सारा ये जो एक नासूर है ये इसी चीज़ से निकला है। जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक इस तरह के लोग जो कि इस ज़मीन पे फसाद करते हैं, जिनके बारे में कुरान में भी आया है कि ये करते फसाद हैं, और जब इनको ये कहा जाए कि आप फसाद पे ला रहे हैं तो ये कहते हैं हम तो बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। तो ये जो इस मुल्क में फसाद से लड़ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ सभी एक्शन लिया जाएगा जब पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर कंसेंसस करें कि इस तरह के लोगों को ना मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा और ना ही इनके हवाले से अपीजमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो रखी जाएंगी। इसको ख़त्म करने के लिए इन सारी चीज़ों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान को हम एक ऐसा मुल्क बना सकें जहाँ पे सारी माइनॉरिटीज़, सारी कम्युनिटीज़ मिल के जो हैं वो रह सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाजमी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।